राष्ट्रपति आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की सलामी लेंगे। विशाखापट्टनम में इस मौके पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। फ्लीट रिव्यू में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 30 नॉटिकल माइल के इलाके की निगरानी में 16 जंगी जहाज लगे हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए मार्कोस को चारों तरफ तैनात किया गया है। तो सुरक्षा मार्कोस, फास्ट इंटरसेप्टर और कमांडो की 3 घेरे की सुरक्षा तैनात है। 4 फरवरी को शुरू हुए फ्लीट रिव्यू में 50 देशों के 70 जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 26 भारतीय जंगी जहाज हैं और 24 विदेशी जंगी जहाज हैं। देश के समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा के मद्देनजर फ्लीट रिव्यू को अहम माना जा रहा है। सीएम की दखल के बाद शनि शिंगणापुर विवाद के निपटारे की कोशिशें जिला प्रशासन ने तेज कर दी हैं। आज अहमदनगर के डीएम ने भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई और शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। डीएम ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए दोपहर 12:30 बजे बुलाया है। शुक्रवार को काठमांडू को एक बार फिर भूकंप ने झकझोर दिया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 आंकी गई। काठमांडू के पर्यटक स्थल पोखरा में भूकंप के चलते 15 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप के झटके भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए, जहां लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी मोहसिन इब्राहिम मुंबई का रहने वाला है, जिस पर आईएसआईएस की गतिविधियों को फाइनेंस करने का आरोप है। मोहसिन के पास से 85,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। मोहसिन जल्दी ही सीरिया जाने की योजना बना रहा था। तंजानिया की छात्रा से हुई बदसलूकी के मामले की जांच के लिए विदेश मंत्रालय की टीम तंजानिया उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बेंगलोर पहुंचा। बेंगलोर में जांच दल ने कर्नाटक के गृह मंत्री और बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत की। मुलाकात में कर्नाटक के गृह मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का भरोसा दिलाया। तंजानिया की युवती से बदसलूकी के मामले में अब तक 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं लड़की की शिकायत पर आरंभिक कार्रवाई न करने के कसूरवार 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड पुलिस वालों में एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। हैदराबाद में नाइजीरियाई युवाओं के एक समूह पर हमले का मामला सामने आया है। हकीमपेट इलाके की घटना की जानकारी नाइजीरियाई युवकों के समूह ने हैदराबाद पुलिस को दी, जिसके बाद अज्ञात स्थानीय युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। नाइजीरियाई युवकों के समूह पर हमले के मामले को नाइजीरियाई दूतावास ने गंभीरता से लिया है, तो वहीं नाइजीरियाई लोगों के संगठन में भी घटना के खिलाफ गुस्सा है। नाइजीरियाई दूतावास के प्रतिनिधि इसी मामले में आज हैदराबाद आने वाले हैं, तो वहीं नाइजीरियाई लोगों का संगठन विरोध प्रदर्शन करने वाला है। दिल्ली के दरियागंज इलाके से पुलिस ने लगभग 25 साल की एक युवती का शव बरामद किया है। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। युवती का शव रात 1 बजे एक बैग से बरामद हुआ। महिला के पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर महिला की पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। पंजाब के जालंधर में आईपीएस नरिंदर सिंह ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आईपीएस नरिंदर सिंह पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी थे, लेकिन पिछले 2 साल से सस्पेंड चल रहे थे। माना जा रहा है कि वो अपने सस्पेंशन के चलते ही बेहद तनाव में रहते थे। नरिंदर सिंह ने रात करीब 8:30 बजे खुदकुशी की। दिल्ली पुलिस ने जेब काटने वाली एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। मंडावली की रहने वाली युवती का नाम ऋचा मिश्रा है, जिसकी उम्र 23 साल है। एक चोरी हुए पर्स के एटीएम से युवती ने कनॉट प्लेस के एक शोरूम से शॉपिंग की थी। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला चोर तक पहुंची। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक संदिग्ध कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीरी महिला के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कई दिनों से महिला के साथ यहां छिप कर रह रहा था। आरोपी की उम्र 50 साल है, जिसका रिश्ता हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। आरोपी के गांव के सरपंच के मुताबिक अब तक आरोपी 17 महिलाओं को अपने प्रेम की जाल में फंसाकर भाग चुका है। मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में एक बिल्डर पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी बुर्का पहने हुए थे। बिल्डर जिग्नेश जैन को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के दरभंगा में एक 14 साल की युवती पर उसकी ही 2 सहेलियों ने एसिड से हमला कर दिया। आरोप है कि संजू कुमारी नाम की युवती की 2 सहेलियों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के एक स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा अचानक हादसे की शिकार हो गई। सीढ़ियों से उतरते वक्त छात्रा का पैर फिसल गया और सामने बनी दीवार में लगे लोहे का सरिया उसकी आंख में लग गया। लड़की की आंख का ऑपरेशन कराया जा रहा है, जबकि स्कूल प्रशासन मामले पर खामोश है।
मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुल्हन के दरवाजे पर आई बारात को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल नशे में धुत होकर दूल्हे का परिवार शादी से ऐन पहले ज्यादा दहेज की मांग करने लगा। हंगामा शुरू हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, जिसके बाद दुल्हन ने बारात को वापस भेज दिया। पुलिस ने दूल्हे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के कोई फिजा इलाके में रिलायंस डिजिटल स्टोर में लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने चाकू की नोक पर स्टोर मैनेजर के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वारदात स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी की इन तस्वीरों के सहारे पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। कानपुर में एक मकान मालिक की लापरवाही से एक स्कूली बच्चा मौत के मुंह में चला गया। दरअसल कमलेश नाम का आरोपी मकान का छज्जा गिरवा रहा था और उसी वक्त स्कूल से बच्चे लौट रहे थे जो मकान के मलबे में दब गए। एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत में गोहाना ब्लॉक के मेडिकल कॉलेज में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कॉलेज की पाइपलाइन के पास मिला। शव की पहचान जिस युवक के रूप में हुई है वो 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आया था और तभी से लापता बताया जा रहा था। मुजफ्फरनगर के करबला इलाके में 60 साल के नजीम अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल घर से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने देखा तो घर में नजीम का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के नवसारी के सफा गांव के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की थी। बस में 60 लोग सवार थे जिसमें 20 लोग घायल हो गए। बस नवसारी से बरडोली जा रही थी कि अचानक पूर्णा नदी के पास पुल से गुजरते वक्त बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बदमाश ने कोर्ट कैंपस में ही पुलिस वालों की धुनाई कर दी। ये वो पुलिस वाले थे जो उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर आए थे। लकी नाम के हिस्ट्री शीटर ने एक हेड कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला भी किया। घटना उस कोर्ट के ठीक सामने हुई जहां उसे पेश किया जाना था। लकी पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बीजेपी के युवा नेता विनोद तोमर की कार चुराने वाले आरोपी सेंट्रो कार में आए थे जो बेहद आसानी से कार का लॉक तोड़कर उसे ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। यूपी के सुल्तानपुर में 2 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान यूपी के बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू और चंद्रभद्र सिंह सोनी के बीच जमकर झड़प हुई। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई और पथराव भी किया। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना स्थल पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि घटना के बाद मामला दर्ज करने की औपचारिकता पूरी कर दी। मध्य प्रदेश के सतना में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में शाम का खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। करीब 19 छात्राओं को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में महज 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप एक 40 साल के व्यक्ति पर है। घटना के बाद से बच्ची की हालत नाजुक है, जिसे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर की सड़कें अचानक युद्ध के मैदान में बदल गई। प्राइमरी टीचरों का संगठन और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पे स्केल से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई टीचर जख्मी हो गए। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। लंबे समय तक कमरे से बाहर न आने पर जब हॉस्टल में छात्र मोहित के कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला गया तो वो पंखे से लटक कर खुदकुशी कर चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र यूपी के बिजनौर का रहने वाला है, जो यूनिवर्सिटी में शोध का छात्र था। पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास दिन दहाड़े एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में एलजेपी समर्थकों ने गांधी सेतु मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई। इस बीच काफी देर तक गांधी सेतु मार्ग पर ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी रहेगी। एमसीडी हड़ताल में शामिल हुए डॉक्टरों के कुछ संघ अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन टीचर्स और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। आज भी दिल्ली में कर्मचारी संघ कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एलजी नजीब जंग की दखल भी एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म नहीं करवा पाई है। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एमसीडी को 300 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया था और हड़ताल वापस लेने की अपील की थी, लेकिन कर्मचारियों की यूनियन हड़ताल वापस लेने को राजी नहीं हुई। एलजी नजीब जंग ने तीनों एमसीडी को कुल 300 करोड़ का लोन डीडीए के फंड से दिया है, तो दिल्ली सरकार 693 करोड़ रिलीज कर चुकी है। कुल मिलाकर 993 करोड़ रुपया तीनों एमसीडी को मिल गया है। हालांकि ये पैसा मार्च 2016 तक की तनख्वाहों के लिए काफी है, लेकिन यूनियनों का कहना है कि वो चाहते हैं कि समस्या का स्थायी हल निकाला जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी शुक्रवार को एमसीडी की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी कर्मचारी यूनियनों के नुमाइंदों को 8 फरवरी को पेश होने का फरमान सुनाया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी को हड़ताल के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस हड़ताल से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। एमसीडी की हड़ताल पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर एमसीडी नेताओं पर हड़ताल खत्म न करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने दिल्ली सरकार से दिल्ली जल बोर्ड, ट्रांसको, त्यागराज स्टेडियम और पावर कॉर्पोरेशन के बकाया कुल 374 करोड़ एमसीडी को फौरन देने को कहा। एमसीडी को दिल्ली सरकार ने बतौर लोन जो 693 करोड़ रुपए दिए हैं, उनके साथ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 6 कड़ी शर्तों के साथ लोन दिया है, जिनमें 8000 सफाई कर्मियों और बिलदारों को हटाना और कोई नई भर्ती न करना समेत कई ऐसी शर्तें हैं जो नई विवाद की वजह है। यही वजह है कि एमसीडी अब ये पैसा लोन नहीं बल्कि ग्रांट के तौर पर दिए जाने की मांग कर रहा है। नर्सरी एडमिशन के मामले में केजरीवाल सरकार के एक और फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिलों में 4 साल की अधिकतम उम्र तय करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए बड़ा झटका दिया। इससे एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के फैसले पर भी रोक लगाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हैदराबाद के रहने वाले सुमित अग्रवाल ने खुली चिट्ठी लिखी है और 364 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है। ये डिमांड ड्राफ्ट नए जूते खरीदने के लिए भेजा गया है। सुमित का कहना है कि राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान केजरीवाल के पैरों के सैंडल विवाद की वजह बने, इसलिए वो चाहते हैं कि केजरीवाल एक जोड़ी नए जूते खरीदें। ऑडी 1 के फॉर्मूले को लागू करने पर जनता की राय जानने के लिए दिल्ली सरकार आज से खास कार्यक्रम चलाने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय विधायकों और इलाके के एसडीएम को लोगों से सीधे इस बारे में राय लेने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले विज्ञापन के जरिए भी ईमेल पर लोगों से राय देने को कहा था। मुरुड बीच पर हुए हादसे से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बीच और नदियों के किनारों पर पिकनिक बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। एडवेंचर और वाटर पार्क जैसी जगहों पर पिकनिक बैन करने के अलावा स्कूलों और कॉलेजों के लिए दूसरी जगहों पर होने वाली पिकनिक पर भी कई सख्त नियम लगाए गए हैं। हेमा मालिनी को सस्ती जमीन का विवाद सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जमीन को लेकर नई पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के आने के बाद वो सरकारी नियम प्रभावी नहीं रहेगा, जिसके तहत 25% कीमत देकर सरकारी जमीन के अलॉटमेंट का प्रावधान था। इसी प्रावधान के तहत हेमा मालिनी को महज 70,000 रुपए में ओशिवारा में 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिला था। फ्लाइट के दौरान सोनू निगम से गाना गवाना जेट एयरवेज की 5 एयर होस्टेस को महंगा पड़ गया। कंपनी ने 5 एयर होस्टेस को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने भी इसे सुरक्षा नियमों के साथ खिलवाड़ माना है। सोनू निगम को फ्लाइट में गाने के लिए केबिन क्रू ने अपना पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम दे दिया था। इस मामले में जेट एयरवेज को डीजीसीए ने भी तलब कर लिया है। आईपीएल के 9वें सीजन के लिए आज बेंगलुरु में खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। बोली में जिन 351 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा, उनमें 203 भारतीय और 131 विदेशी खिलाड़ी हैं। बोली में हिस्सा लेने वाली सभी 8 टीमें कम से कम 16 खिलाड़ी और अधिकतम 27 खिलाड़ी अपने पास रख सकती हैं, जिनमें से 9 विदेशी खिलाड़ी होंगे। वर्ल्ड T20 और एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है, तो पवन नेगी को भी मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में शतकवीर मनीष पांडे को टीम में जगह नहीं दी गई है। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने कहा है कि खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म को तरजीह दी गई है। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला मैच बारिश की वजह से प्रभावित रहा, जिसमें डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से पहले खेलकर 399 रन बनाने वाली इंग्लैंड की टीम 39 रन से जीत गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर द्विपक्षीय बातचीत शुरू होने की उम्मीद जताई है। शरीफ ने कहा है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। एक तरफ नवाज शरीफ भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाक की धरती से एक बार फिर हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला। एक भाषण में हाफिज सईद ने न केवल नवाज शरीफ को भारत से दोस्ती न बढ़ाने की चेतावनी दी, तो बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का दोष भी भारत के सिर मढ़ दिया। आतंक फैलाने के लिए सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल पर ट्विटर ने कड़ी कार्रवाई की है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने 1.25 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को कल सस्पेंड कर दिया। निगरानी के दौरान पाया गया था कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावे के लिए किया जा रहा था।
सस्पेंड किए गए खातों में से सबसे ज्यादा ताल्लुक ISIS से था। पेरिस में एक फरारी गाड़ी की नीलामी हुई। नीलामी में यह फरारी गाड़ी करीब 250 करोड़ रुपए में एक अमेरिकी शख्स ने खरीदी। जिस फरारी कार की नीलामी हुई वो 1957 की उन 4 गाड़ियों में से एक है जो 1957 में एक खास रेस की विजेता रही थी। 335 स्पोर्ट्स सेगलेटी मॉडल की केवल 4 ही फरारी कारों का उत्पादन किया गया था। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी शुक्रवार को उत्तरी इंग्लैंड के उन हिस्सों में पहुंचे जहां पिछले दिनों तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी। यहां के 6000 से ज्यादा लोग कुदरती कहर में बेघर हो गए थे। प्रिंस हैरी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिलाया। पूर्व आर्मी ऑफिसर प्रिंस हैरी ने राहत कार्यों का जायजा भी लिया।